नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर 4 के बारे में, जहाँ पे हमने समाजशास्त्र के अर्थ, उसकी परिभाषा की बात करी थी। आज चैप्टर 5 में हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु तथा विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट मैटर और सब्जेक्ट स्कोप ये दोनों अलग-अलग चीजें होती हैं। विषय वस्तु का तात्पर्य यह होता है कि हम उस विषय के अंतर्गत किन-किन बातों का अध्ययन करते हैं या किन विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बात कर रहे हैं समाज शास्त्र के विषय वस्तु की। तो जब समाज शास्त्र के विषय वस्तु की बात हो रही है, तो हम समाज शास्त्र के अंतर्गत किन-किन बातों को पढ़ते हैं या जानते हैं या किन-किन विषयों को समाज शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, समाज शास्त्र की विषय वस्तु। फॉर एग्जाम्पल, सामाजिक संबंधों का जाल, और इन्हीं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं, समाज शास्त्र। मैकएवर एंड पेज की फेमस कोटेशन। तो यानी समाज शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। कोई कहता है सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाज शास्त्र है। यानी समाज शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सामाजिक समूह। कोई संस्थाओं को कहता है, कोई अंतःक्रियाओं को कहता है। मीन्स जिन जिन चीजों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, वो सारी समाज शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आएंगी। और समाज शास्त्र की ही विषय वस्तु नहीं, किसी भी अन्य सब्जेक्ट के अगर सब्जेक्ट मैटर के बारे में आप बात कर रहे हो, तो सब्जेक्ट मैटर मीन्स उन सब्जेक्ट के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती है, व्हाट इट स्टडीज। कोई भी सब्जेक्ट क्या स्टडी कर रहा है, वो कहलाता है उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर। दूसरी चीज है विषय क्षेत्र यानी स्कोप। समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या समझते हैं, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम समझते हैं कि हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, यानी हमारी बाउंड्री कहाँ तक तय हो रही है, यानी हमारी पढ़ाई की सीमा कहाँ तक है, द बाउंड्रीज ऑफ इट्स इंक्वायरी। यानी जिन जगहों तक हम जाके रुक जाते हैं या जिन जगहों तक ही समाज शास्त्र अध्ययन कर सकता है या करना चाहिए, इन सारे विचारों के बारे में जब बात होती है, तो उसे हम कहते हैं विषय क्षेत्र। तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु और विषय क्षेत्र को लेकर समाज शास्त्री और विद्वानों में मतभेद रहे हैं, एक मतता नहीं रही है। फिर भी अपने अपने आधार पर विभिन्न भागों में बांट करके उन्होंने समाज शास्त्र की विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया। उसके आधार पर मुख्य रूप से 3 स्तरों में बांट करके समाज शास्त्र की विषय वस्तु को समझा जाता है। वैसे ये सिर्फ नाम के लिए अलग अलग हैं, इनडायरेक्टली सब समाज का ही अध्ययन करते हैं व्यापक रूप से समाज शास्त्र के अंतर्गत। पहला है सामाजिक संस्थाएं। मीन्स समाज शास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक संस्थाएं यानी परिवार, शिक्षा व्यवस्था, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था। ये जो संस्थाएं हैं जिनके जरिए समाज चलता है, समाज कार्य करता है, वो सारी संस्थाएं समाज शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आती हैं। दूसरी चीज है सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं यानी आपस में लोगों के व्यवहार करने का जो तरीका होता है, आपसी संपर्क या क्रिया प्रतिक्रिया या इंटरैक्शन या आपसी संबंध, परस्पर व्यवहार, ये जो होते हैं ये सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सहयोगात्मक, विघटनात्मक। सहयोगात्मक प्रक्रियाएं वो होती हैं जिसमें लोग मिलके एकजुट होकर एकता की भावना के साथ, प्रेम व्यवहार सौहार्द के साथ मिलकर काम करते हैं, वो होती हैं। जैसे सहयोग हो गया, समायोजन हो गया, अनुकूलन हो गया, एकीकरण हो गया। और दूसरा होता है विघटनात्मक, यानी जो विघटित करती हो या लोगों को दूर करती हो या जिनसे लोगों में दूरी बनती हो या एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना आती हो। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें हम विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं, जिसके अंतर्गत संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीजें आती हैं। तो समाज शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या आती है, सामाजिक प्रक्रियाएं। यानी विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन समाज शास्त्र विषय करता है। तीसरा चीज है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के जितने भी साधन है सोसाइटी में, उन सब के बारे में कौन अध्ययन करता है, समाज शास्त्र। और सामाजिक नियंत्रण के भी 2 प्रकार के साधन होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक के अंतर्गत हमारे कानून, राज्य सरकारें, ये सारी चीजें आती हैं जो रूल्स रेगुलेशन नियमबद्धता के साथ काम करती हैं। उनका एक सिस्टम होता है, कार्य प्रणाली होती है, नियमावली होती है। और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल सामाजिक नियंत्रण के साधन यानी परंपरा, रीति रिवाज, प्रथाएं, लोक रीतियां, लोकाचार, ये लोगों को नियमबद्धता नहीं, व्यवहार संस्कारों के द्वारा सिखाने वाले तरीके होते हैं जिनसे लोगों को नियंत्रित किया जाता है। और ये दोनों ही औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधनों का अध्ययन कौन करता है, समाज शास्त्र। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने आधार पर समाज शास्त्र के विषय वस्तु के बारे में बात करी है, जिनमें इंपॉर्टेंट है दुर्खिम का नाम, सोरोकिन का नाम और जिन्सबर्ग का नाम। दुर्खिम ने
समाज शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत 3 भाग बताए हैं। पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, जहाँ पे सामाजिक स्वरूप यानी स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है, संरचना के बारे में बात होती है, यानी सोसाइटी किससे बनती है, लोगों से बनती है, जनसंख्या और घनत्व, स्थानीय वितरण यानी किस स्थान पे कितने लोग रहते हैं, उनका माहौल कैसा है, कितनी जनसंख्या है, किस जगह पे कितने लोगों को किस प्रकार भरण पोषण करना है, मीन्स जनसंख्या से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में अध्ययन होता है सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत। दूसरा जो दुर्खीम का प्रकार है वो है सामाजिक शरीर शास्त्र। इसके अनेक भाग उन्होंने बताए हैं, जिसके अंतर्गत धर्म का समाज शास्त्र, भाषा का समाज शास्त्र, विधि का समाज शास्त्र आदि आते हैं। और इन उपविभागों के अंतर्गत हम समाज शास्त्र के भिन्न भिन्न क्षेत्रों या भागों का अध्ययन करते हैं। और तीसरा है सामान्य समाज शास्त्र, यानी दुर्खीम ने 3 भाग में बांट के समाज शास्त्र की विषय वस्तु को समझाया है। अगर हम बात करें जिन्सबर्ग की, तो इन्होंने समाज शास्त्र की विषय वस्तु को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक व्याधिकी, दूसरा है सामाजिक रचनाकार, तीसरा है सामाजिक नियंत्रण और चौथा है सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रिया के बारे में तो हमें पता ही है, सहयोग, संघर्ष, समायोजन, एकीकरण, इन सारी चीजों का अध्ययन कौन करता है, समाजशास्त्र। सामाजिक तीसरा है सामाजिक नियंत्रण, वही सारी चीजें औपचारिक अनौपचारिक, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके हम समझ सकते हैं। तो ये सामाजिक प्रक्रियाएं हो गई, ये सामाजिक नियंत्रण हो गए। दूसरा जो इन्होंने बात करी है जिन्सबर्ग ने, वो है सामाजिक रचनाकार। रचना यानी समाज की जनसंख्या, जनसंख्या के संबंधित तत्वों परिणामों की खोज की जाती है कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या है, विभिन्न संस्थाओं, समुदायों, सामाजिक वर्गों की प्रकृति कैसी है, उनकी विशेषताएं कैसी हैं, वो किस प्रकार काम करती हैं, उनमें कितने सुधार की आवश्यकता है, यानी उनसे रिलेटेड हर एक पॉइंट और उसके आधार पे समाज में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है या वो किस प्रकार समाज को प्रभावित कर रही है, इन सब का अध्ययन सामाजिक रचना के अंतर्गत आता है। और पहला इन्होंने जो बताई है वो है सामाजिक व्याधि की, यानी समाज में होने वाले जो अपराध हैं या व्याधियां हैं, जैसे चोरी, डकैती या अपराध इत्यादि, या मानसिक शारीरिक रोग जो है जिससे लोगों की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है, तो उनके बारे में अध्ययन करना समाज शास्त्र की विषय वस्तु है। तो हमने समाज शास्त्र की विषय वस्तु को काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया और मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में बांट करके समझा जाता है। साथ ही माइल दुर्खिम और जिन्सबर्ग ने भी कितने प्रकार में बांटे हैं समाज शास्त्र की विषय वस्तु को या उस पर क्या मत दिए हैं उनको डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि समाज शास्त्र की लिमिटेशन के बारे में लोगों के क्या विचार है, उनकी सीमाएं कहाँ तक तय करी गई हैं या किन विषयों तक ही समाज शास्त्र को जाना चाहिए। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं, विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, यहाँ पे हम बात करें समाज शास्त्र की, तो हम समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो समाज शास्त्र के क्षेत्र के विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं थे, फिर भी 2 संप्रदायों को समझना आवश्यक है। पहला स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा है समन्वयात्मक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में, फॉर्मेलिस्टिक स्कूल। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। पहला ये, यह संप्रदाय समाज शास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानता है, मीन्स स्पेसिफिक साइंस। जो स्पेसिफिक साइंस किस चीज का अध्ययन करने पे जोर देगा, सामाजिक संबंधों के फॉर्म्स पर, स्वरूप पर। स्वरूपात्मक संप्रदाय है ना, तो वो किस पे जोर देगा, स्वरूपों पे। अब स्वरूपों पे तो जोर देगा, स्वरूपों का तो अध्ययन करेगा, किन के स्वरूपों का, समाज का अध्ययन कर रहा है ना। और समाज बनता है सामाजिक संबंधों के ताने बाने या जाल से। तो जो सामाजिक संबंध के विभिन्न स्वरूप हैं उनका अध्ययन करना चाहिए समाज शास्त्र को, ये कौन बोलता है, स्वरूपात्मक संप्रदाय। और सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूप, जैसे सामाजिक प्रक्रिया को हम समझते हैं, उसके अंतर्गत सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, समायोजन, ये विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं आती हैं। ठीक, ये सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूप हैं। तो समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, मीन्स सहयोग का अध्ययन करो, संघर्ष का अध्ययन करो, प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करो, लेकिन वो किन के बीच हो रहा है वो जानना हमारा मैटर नहीं है। मतलब समाज शास्त्र का मैटर क्या है कि सहयोग किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है, संघर्ष किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है, प्रतियोगिता किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है, वो हम समझें। उनके दौरान किस प्रकार लोगों के बीच इंटरेक्शन होता है या लोग एक दूसरे के सामने किस तरह बिहेव करने लगते हैं जब वो किसी एक स्पेसिफिक सामाजिक प्रक्रिया को निभा रहे होते हैं। तो वो अध्ययन वस्तु है किसकी, समाज शास्त्र की।
और उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है या उससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सहयोग किन दोनों लोगों के बीच में हो रहा है या संघर्ष किन 2 लोगों के बीच में हो रहा है। हो किसके बीच में रहा है वो नहीं समझना है, उनके बीच कौन-सी प्रक्रिया हो रही है वो समझना समाजशास्त्र का सब्जेक्ट स्कोप है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है कौन-कौन से नाम इस संप्रदाय से जुड़े हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आपको याद रखना है जो कि है जॉर्ज सिमेल का। क्यों? क्योंकि ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक है। दूसरा वीरकांत, मैक्स वेबर, स्मॉल, टॉनिज, रिचार्ड। तो ये नाम आपको याद रखने हैं कौन से संप्रदाय से जुड़े, किसके नाम रहे हैं, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जब हम बात कर रहे हैं इस संप्रदाय के संस्थापक की तो उनके विचारों को भी समझना ज़रूरी है। जॉर्ज सिमेल के विचार क्या है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, ना कि उसके अंतर्वस्तु या जिसे हम कंटेंट बोल सकते हैं उनका। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वरूप, एक बाल्टी है या ग्लास है, ग्लास ले लेते हैं, एक ग्लास है, ये एक स्वरूप है, एक आकार है जो बदलता नहीं है, ग्लास का आकार एक जैसा ही रहेगा, ठीक है? लेकिन उसके अंदर आप कोल्ड ड्रिंक भी डाल सकते हो, आप चाय भी डाल सकते हो, पानी भी डाल सकते हो, दूध भी डाल सकते हो, तो जो आपको उसके अंदर डालना है वो उसकी हो जाएगी अंतर्वस्तु, उसका कंटेंट और जो उसका स्वरूप है, फॉर्म है, वो है उसका बाहरी आकार जो बदलने वाला नहीं है। तो जो नहीं बदलने वाला है, फ़ोकस उस पे करके हमें उसको समझ लेना है कि वो किस मटेरियल का बना है या वो किस तरह काम करता है, वो कितना मजबूत है, उसकी बनावट कैसी है, वो कितना भार झेल सकता है, उसके अंदर किस तरह का मटेरियल डाला जा सकता है। तो समाजशास्त्र को स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। किनका? सामाजिक संबंधों का। ये बोलना है जॉर्ज सिमेल का, ना कि कंटेंट का। ठीक इसी तरह वीरकांत की अगर हम बात करें तो उनका मानना था कि सामाजिक संबंधों में जो मन संबंधी संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। मानव को मानव के साथ संयुक्त करने वाले मानसिक बंधन ही समाजशास्त्र के विषय हैं अकॉर्डिंग टू वीरकांत। अब कौन-कौन से संबंध हैं? यश, सम्मान, लज्जा, प्रेम, दया, समर्पण ये जो स्वरूप हैं मानसिक संबंधों का जो लोगों के बिहेवियर या विचारों द्वारा बनते हैं, वो अध्ययन करना समाजशास्त्र का विषय है। तो वीरकांत मानसिक संबंधों पे जोर देते हैं, जिनके द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मित्रता, एक मानसिक संबंध है। अब ये मित्रता किनके बीच है वो नहीं, मित्रता होती क्या है अपने आप में, ये संबंध किस प्रकार का होता है या ये कैसे लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है, ये समाजशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर है। तो समाजशास्त्र को इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू वीरकांत। तीसरे हैं मैक्स वेबर। अगर इनकी बात करें तो ये किस पे फोकस करते हैं? सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन पे। तो समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। और सामाजिक क्रिया एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होती है कि अर्थपूर्ण व्यवहार जो दूसरे से प्रभावित हो और हर व्यवहार को करने के पीछे का कोई एक मीनिंग हो, ये होती है सामाजिक क्रिया। तो मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। तो ऐसे ही स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े जितने भी थिंकर हैं या जितने भी विचारक हैं, जितने भी समाजशास्त्री हैं, उन्होंने बोला है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो हमने समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में बात करी। अब उसकी आलोचनाओं को भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें पहले आलोचना की, तो इस संप्रदाय ने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की तुलना किससे कर दी है? रेखा गणित के स्वरूपों से, जिसे कि उचित नहीं माना जा सकता। रेखा गणित के स्वरूप और समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूप एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। तो इस तुलना के आधार पर समाजशास्त्र के विषय वस्तु या विषय क्षेत्र को निश्चित करना उचित नहीं माना गया। दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो जॉर्ज सिमेल के अगर हम विचार को स्वीकार करें तो उन्होंने माना है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु बिल्कुल अलग अलग है, हमें स्वरूपों के अध्ययन पे जोर देना चाहिए, अंतर्वस्तु पे नहीं। जबकि ये विचार स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भौतिक पदार्थों की भांति सामाजिक संबंधों के जो स्वरूप होते हैं और अंतर्वस्तु हैं उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक ग्लास और उसके अंदर के मटेरियल, इन दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो। बट इमेजिन करो एक विद्यालय है या एक स्कूल, एक कॉलेज है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के टीचर्स मिलके पढ़ाते हैं। अगर इस विद्यालय के इन सारे टीचरों को बदल दिया जाए तो क्या विद्यालय पहले जैसा रहेगा? नहीं। लेकिन इसके मटेरियल को अगर आप बदलोगे तो इसका आकार सेम रहेगा। तो ये नहीं बदलने वाला जो भौतिक पदार्थ है उसमें चलता है, बट सामाजिक संबंधों में या सोशल रिलेशन में या सोसाइटी में ये चीज़ें अगर आप लागू करने की कोशिश करो तो एग्जैक्ट लागू नहीं होती हैं। यहाँ पे अगर आप कंटेंट बदल दोगे तो बाहर का स्वरूप भी बदल जाएगा। किसी घर के सारे मेंबर को हटा के दूसरे मेंबर ला दो तो वो परिवार उस परिवार की तरह नहीं रहेगा जो पहला परिवार था। या मित्रता क्या है? एक ग्रुप है, दोस्तों का एक ग्रुप है, उनके सारे दोस्तों को आप हटा के दूसरे तरह के दोस्त ला दो तो वो जो मित्रता का स्वरूप है बदल जाएगा। तो विभिन्न जो स्वरूप हैं सामाजिक संबंधों के, वो और उनके अंतर्वस्तु इतने अलग नहीं है कि आप उनको अलग-अलग करके अध्ययन कर सकते हो।
तो इस बात को लेके भी विपरीत मत देखने को मिले। और अगर अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इस संप्रदाय ने समाज के सदस्यों को कम महत्व दिया है। उनके अनुसार बस स्वरूप ही स्वरूप है, जबकि समाज का निर्माण सदस्यों से ही होता है और सदस्य सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु हैं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ही समाज का निर्माण हो रहा है और अंतर वस्तु कौन है? सदस्य। तो जब अंतर वस्तु को ही आप इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो तो वही पॉइंट तो लागू हो गया जो दूसरे में है कि आपका स्वरूप आप अध्ययन करके क्या करोगे, जब आप मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समाज की महत्वपूर्ण इकाई व्यक्ति उसको ही महत्व नहीं दे रहे हो। तो इस कारण स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना भी देखने को मिली। तो जब स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना सामने आई तो उससे बिल्कुल विपरीत मत का संप्रदाय सामने आया जो है समन्वयात्मक संप्रदाय या संश्लेषात्मक संप्रदाय, यानी सिंथेटिक, जो कि ये मानता है कि समाज शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान नहीं, हम उसे सामान्य विज्ञान की तरह ही देखेंगे। सामान्य विज्ञान यानी जो बाकी के विज्ञानों के साथ समायोजन करते या उनसे मिलके या उनके ज्ञान को लेकर के संकलन बना के चलता है। दूसरी चीज कि इससे जुड़े इंपॉर्टेंट नाम सोरोकिन, हॉबहाउस, दुर्खिम। सोरोकिन समन्वयात्मक संप्रदाय के संस्थापक हैं। इस संप्रदाय का मत था कि समाज शास्त्र को सामान्य विज्ञान के रूप में देखना चाहिए, विशिष्ट या स्पेसिफिक विज्ञान की तरह हमें नहीं देखना है। इनका मत था कि समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की सामग्री को प्राप्त करता है, उनके नॉलेज या उनके पॉइंट्स या उनके फैक्ट जो भी उनकी रिसर्च वगैरह है उनको इकट्ठा करता है, उसके बाद समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। तो इस प्रकार स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? एक सामान्य विज्ञान है, ऐसा नहीं कि वो बहुत विशिष्ट है। और इसके विभिन्न जो विचारक थे उन्होंने भी यही मत दिया कि समाज शास्त्र सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करता है और जब आप सभी पक्षों का अध्ययन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको अन्य सामाजिक विज्ञानों से समन्वय बना के चलना पड़ेगा। अब सामाजिक जीवन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन कर रहे हो तो आपको अर्थशास्त्र के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। सामाजिक जीवन के राजनीतिक पक्ष को अगर समझ रहे हो कि किस प्रकार राजनीति काम कर रही थी या राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक समाज में किस प्रकार परिवर्तित हुई, तो आपको राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान के बिना समाज शास्त्र अपने ज्ञान को कंप्लीट नहीं कर सकता, मीन्स वो बाकी के विज्ञानों पे आश्रित है। तो इस कारण इसे एक समन्वयात्मक विज्ञान मानना चाहिए। तो जब इन्होंने ये बोला कि समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान नहीं है बल्कि वो समन्वयात्मक विज्ञान है, तो इस संप्रदाय को लेके भी कुछ आलोचनाएं सामने आई। समाजशास्त्र सभी प्रकार के तथ्यों घटनाओं का अध्ययन शुरू कर देगा तो ये विशुद्ध विज्ञान कैसे रह जाएगा, ये तो मिश्रित हो जाएगा ना। तो यही चीज है कि ये विशुद्ध विज्ञान न कह के मिश्रित विज्ञान कहा जाएगा यदि समाजशास्त्र सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेगा। जैसा कि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक मानते हैं कि समाजशास्त्र सारी चीजों का अध्ययन करता है। जब आप सारी चीजों का अध्ययन कर रहे हो तो आप विशुद्ध कैसे रहे, स्पेसिफिक कैसे रहे, विशिष्ट कैसे रहे। दूसरी आलोचना ये देखने को मिले कि समाज शास्त्र जो है सामाजिक विज्ञानों का संकलन है, ना कि एक स्वतंत्र विज्ञान। जब आप सभी विज्ञानों को मिला करके अध्ययन दे रहे हो तो आप एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं हो, आप बाकी सब पे आश्रित हो। स्वतंत्र तब हो जब आप अपना ज्ञान अपने आधार पे दे रहे हो, आप किसी और सामग्री पे निर्भर नहीं हो। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के हिसाब से अगर समाज शास्त्र सारे विज्ञानों पे आश्रित है, उनके ज्ञान का प्रयोग करता है, तो सामाजिक विज्ञानों का ये संकलन है, ना कि एक स्वतंत्र विज्ञान। तो इन शॉर्ट अगर आप ध्यान दो तो स्वरूपात्मक संप्रदाय सिर्फ एक पक्ष को महत्व दे रहा है कि समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान है और समन्वयात्मक संप्रदाय एक पक्ष को महत्व दे रहा है कि ये एक सामान्य विज्ञान है, सभी ज्ञानों पे आश्रित है। वास्तविकता ये है कि समाज शास्त्र सामान्य और विशेष दोनों रूपों में समाज का अध्ययन करता है। सिर्फ स्पेसिफिक चीजों का अध्ययन करके समाज का आप पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते और सारी चीजों को लेके जब आप चलने लगोगे तो भी कुछ विशेष प्रकार की जो चीजें हैं वो छूट जाएंगी। तो दोनों ही रूपों में समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, इसलिए समाजशास्त्र विशेष विज्ञान भी और सामान्य विज्ञान भी। तो हमने समाजशास्त्र के विषय वस्तु और विषय क्षेत्र के बारे में अच्छे से बात कर ली। हमने ये जाना कि एग्जैक्टली समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं और विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यानी लिमिटेशन ऑफ समाजशास्त्र
उसको लेके जो दो संप्रदाय हैं जो बोलते हैं, एक बोलता है कि समाजशास्त्र एक स्पेसिफिक साइंस है, उसे स्पेसिफिक पॉइंट या विशिष्ट टॉपिक को ही समझना चाहिए या विशिष्ट एरिया तक ही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सीमित होना चाहिए, वो स्वरूपात्मक संप्रदाय। और दूसरा जो ये बोलता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जो सभी सामाजिक विज्ञानों पे आश्रित है, तो इसलिए इसे विशिष्ट विज्ञान मानने के बजाय हमें सामान्य विज्ञान समझना चाहिए और सामान्य तरीके से सभी विज्ञानों के साथ मिलकर समायोजन करके अध्ययन करना चाहिए। तो दोनों ही प्रकार के संप्रदायों के बारे में हमने समझा, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और विषय क्षेत्र के बारे में समझा, जिससे एक बेसिक आइडिया लग गया कि समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत हम किन किन चीजों को अध्ययन करते हैं या कहाँ तक इसकी सीमाएं निश्चित करी गई हैं। साथ ही ये भी जाना कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है या सामान्य विज्ञान। दोनों ही संप्रदायों को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि समाजशास्त्र ना ही विशिष्ट विज्ञान है ना ही सामान्य विज्ञान है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है और ये अपने इसी मिले जुले स्वरूप के आधार पे समाज का अध्ययन करता है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर कोई समस्या आ रही हो, कोई डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।